हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं आपकी मातृभाषा हिंदी का वायरल प्रश्न का ऑब्जेक्टिव का सारा आंसर। और ये वायरल प्रश्न आपके व्हाट्सएप पर जरूर आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो इस वीडियो को देख लीजिए। इसमें जितने भी हम आपके सामने क्वेश्चन लाए हैं उन सभी क्वेश्चनों का सटीक और सार्थक जवाब देके ही आपको 22 मार्च को एग्जामिनेशन में भेजने वाले हैं। एकदम 22 मार्च के पहले इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपका जो एग्जामिनेशन हो वो सुपर से भी ऊपर हो जाए। तो देखते हैं इस वायरल क्वेश्चन में कैसे कैसे क्वेश्चन है। ऐसे कुछ डायरेक्शन नीचे दिए गए हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना टाइम किसके पास है। एकदम हम आपको लेकर चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसका जवाब अगर जानते होंगे तो बताने की कोशिश करें, नहीं जानते होंगे आइए समझते हैं। भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया। मतलब ये चीज आपको बताया जा रहा है इस क्वेश्चन में कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है ये आपका है इंग्लिश में। आपको ये बताना है कि इसे हिंदी में रूपांतरित करने का श्रेय किसे जाता है। तो हिंदी में रूपांतरित करने का श्रेय 4 ऑप्शन सामने है। इसमें से आपका जो बी ऑप्शन होगा ललन सिंह यादव, ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मतलब पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया मेरा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन का जवाब क्या आपको पता है, यह भी एक बार बताने का प्रयास करें, नहीं पता हो समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। अब देखिए नलिन बिलोचन शर्मा जी जो है ये काफी अच्छे लेखक के रूप में जाने जाते हैं। आप अपने पाठ्य पुस्तक के आधार पर पढ़े होंगे, तो इनका जन्म कब हुआ था यह बताना है। ऐसे नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ है 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। और एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर अभी तक आप लेखक और कवियों के जन्म तिथि नहीं याद किए हैं या फिर पाठ के रचयिता नाम याद नहीं किए हैं तो उसके लिए एक स्पेशल वीडियो हम आपको बना के दे रहे हैं। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए और उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहां जाके आप आसानी से देख लीजिए कि किस पाठ के लेखक कौन है या किस कविता के कवि कौन है, उनका जन्म कब हुआ है, ये सारा डिटेल्स उस वीडियो में आपको बताया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं तीसरा प्रश्न। अब अभी नहीं चले जाएंगे, थोड़ी देर के बाद जाएंगे ताकि ये वायरल क्वेश्चन जो है ये भी ना छूटे। एकदम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको देख लीजिएगा। सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं, ये देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन। तो सेन साहब जो थे एक पाठ्य पुस्तक के या कह सकते हैं किरदार थे, उनके 5 पुत्रियां थी। मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चौथा प्रश्न जानते हैं। 4 नंबर में क्या है ये देखिए। अग्रजा शब्द में प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय के बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं कि जो शब्द के अंत में लगता है, शब्द के अंत में लगता है वो प्रत्यय होता है। अंत में लगने वाला जो शब्दांश होता है वो प्रत्यय होता है। अब देखिए इसमें अंत में जा है, तो जा में आपको आ लिखा हुआ या आ उच्चारण मिलता होगा, तो हम यहां कहेंगे कि आ प्रत्यय है। ऑप्शन डी जो होगा इस चौथे का राइट आंसर होगा। पांचवा देख लीजिए। पांचवा प्रश्न क्या है ये समझते हैं। मदन किसका बेटा है। ये आपके पाठ्य पुस्तक के आधार पर प्रश्न बनाया गया है कि मदन जो है वो किसका बेटा है। ऑप्शन मिलेंगे मुखर्जी साहब का, सेन साहब का, ड्राइवर का या गिरधर लाल का। तो पांचवे का राइट आंसर बता दिए कि मदन जो है वो बेटा है गिरधर लाल जी का, अर्थात गिरधर लाल जो है उनके बेटा का नाम था मदन। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हम बताएंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब थोड़ा सा तेज प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे ताकि आप जल्दी जल्दी प्रश्नों को देख लें और समझ लें। छठा प्रश्न, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई है। महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि किसे दिया गया था यह इसमें बताना है। तो ऐसा करने का श्रेय जाता है और ऐसा श्रेय जाता है मैक्स मूलर जी को, अर्थात ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए सातवें को देख लीजिए। सातवें का जवाब अगर पता होगा बताएंगे कमेंट में, नहीं पता हो आइए समझते हैं। हिंदी कविता में प्रपद्य के प्रवर्तक कौन है यह बताना है। तो आपको बता दें हिंदी कविता के सबसे प्रसिद्ध जो प्रवर्तक हैं जिनका नाम आता है अशोक वाजपेयी। मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 8वां देखिए।
8वें का जवाब क्या दिए हैं या 8वें का जवाब आप क्या देना चाहते हैं वो समझते हैं। आत्मसात शब्द में प्रत्यय, देखिए फिर से आपसे प्रत्यय ही यहां पूछा गया है और प्रत्यय के 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में होते हैं, इसलिए समझ लीजिए इसको। अब देखिए आत्म जोड़ सात से मिला हुआ है आत्मसात, तो इसमें प्रत्यय जो आपके सामने होगा वो मिलेगा ऑप्शन ए सात, मतलब ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न को चलिए पढ़ा लेते हैं आगे। अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है आपके सामने 9 नंबर में, इसका जवाब ढूंढिए और बताइए क्या होगा। विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? तो देखिए ये आपके पास एक पाठ्य पुस्तक है और इसके लेखक का नाम बताना है। अगर लेखक का नाम आपको पता होगा तो ऐसे क्वेश्चन तो आप चुटकी बजा के आराम से एकदम आराम से बता पाएंगे। तो इसीलिए हम आपको बता देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे देख लीजिएगा। विचार और वितर्क जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 10 को देखिए, 10 का जवाब क्या होता है ये समझिएगा। नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है, किस चीज को निरूपित करता है ये इस प्रश्न में बताना है। सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का, हाँ या ना? तो आपको बता दिए कि यही राइट आंसर होगा, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करने के रहने की प्रक्रिया को। इस प्रश्न का हम सही आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए को। 11 मिलाइए, 11 जवाब दीजिए, 11 का क्या जवाब होना चाहिए। प्रश्न क्या है? घृणा शब्द का विलोम है, विलोम कहते हैं उल्टा को, मतलब उल्टा, जैसे दिन का रात होता है, लड़का का लड़की होता है, वैसे घृणा का क्या होता है आपको यह बताना है। तो घृणा का उल्टा हो जाएगा प्रेम, क्योंकि घृणा किसी से दुश्मनी या कह सकते हैं किसी को ना देखना, तो उसका उल्टा क्या होगा? प्रेम होगा। मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने आ गया है 12 का जवाब एक बार ढूंढिए और 12 का बताने का प्रयास कीजिए। हवा शब्द का लिंग निर्णय करें, मतलब हवा जो है वो बताना आपको स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो आप पढ़े होंगे कि हवा बहती है, इसलिए हम कहेंगे ये एक प्रकार का स्त्रीलिंग है, मतलब ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए 13 मिलाइए, 13 का जवाब क्या होगा ये देखते हैं। कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है ये बताना है। तो इसमें रेखांकित शब्द कौन सा है? देखिए यहां पर रेखा दिया हुआ है, अर्थात कुल आदमी, तो कुल आदमी पर रेखांकित है और ये कुल आदमी किसको दर्शाता है? कुल 4, सॉरी माफ कीजिए, कुल 4 जो है आदमी को दर्शाता है। इसका मतलब ये संज्ञा पदबंध है, ऑप्शन ए जो होगा इस 13 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन मिलाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 14 नंबर में, इसको जवाब ढूंढिए, इसका जवाब क्या होगा। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य है उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। तो ये तो एकदम सिंपल वाक्य है, इसमें 2 वाक्यों का ज्वाइंट नहीं है, तो हम इसे कहेंगे सरल वाक्य है, ऑप्शन बी जो होगा इस 14 का राइट आंसर होगा। 15 मिलाइए, 15 देखते हैं। नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? अब देखिए ये भी आपके लेखक के नाम पर है आधारित, तो लेखक का नाम याद होगा तो आराम से बता देंगे ना। नक्षत्र लोक जो है ये रचनाकार है गुणाकर मूले जी, ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 16 देखते हैं, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द, जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं? तो बहुत सारे लोग उपाधि कह देंगे, उपमा उसको नहीं कहते, उपाधि किसी सम्मान को देने की क्रिया कहते हैं। लेकिन उपमा दी जाए, जैसे महात्मा गांधी को महात्मा की उपमा दी गई थी, तो ये उपमेय कहलाता है, मतलब ऑप्शन डी जो होगा इस 16 का सही आंसर होगा। 18 देखिए, 18 के मराठी भाषा का लिपि क्या है? मराठी भाषा किस लिपि में लिखा जाता है? तो जिस तरीके से आपका हिंदी लिखा जाता है, और हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है? तो हिंदी लिखा जाता है, हमारे सभी प्यारों जानते हैं, देवनागरी लिपि में। तो उसी तरीके से मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 18 देखिए, 18 का जवाब क्या होना चाहिए ये समझिए। धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्युतानुरागी थे? धारा नगरी के कौन परमार शासक जो थे विद्यानुरागी थे, ऐसा आपको यहां इस प्रश्न में बताना है। तो 19 का राइट आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात भोज। 19 देखते हैं, 19 का जवाब क्या होगा?
समझिएगा। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है? देखिए तो कितना आसान आसान क्वेश्चन है। एकदम ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हमारे प्यारों जो होंगे एकदम छक्का लगा देंगे, हमें पक्का उम्मीद है। महाविद्यालय, तो महाविद्यालय जो है इसके रचनाकार हैं विनोद कुमार शुक्ल जी। ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 20 मिलाइए, 20 का जवाब क्या होना चाहिए ये देखते हैं। बहादुर की मां गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? अपने पाठ्य पुस्तक के आधार पर बताइए आप। पाठ्य पुस्तक में बताया गया है कि बहादुर की जो मां है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। और ऐसा गुस्सा क्यों हुई थी? तो चूंकि बहादुर जो था वो भैंस को मार दिया था। मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर ने भैंस को मारा था। 21 देखते हैं। 21 क्या है वो देख लीजिए। 21 हमारे सामने है कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। तो सोवियत संघ पर आक्रमण करने का श्रेय जाता है हिटलर को। मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 22 देखते हैं। 22 आपके सामने है, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है, अर्थात इसका उल्टा दम विलोम हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लाइन को पढ़ते ही आपको यह लाइन आराम से पता चल गया होगा। चलिए 23 का मिलान करेंगे। 23 का जवाब क्या होगा? गुदड़ी का लाल, मुहावरे का अर्थ काफी प्रचलित। गुदड़ी के लाल, जैसे एक कोई मां का है तो उसका सहारा जो बन जाता है वो गुदड़ी का लाल होता है, लेकिन वैसा देखें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसका दूसरा अर्थ हम बताएंगे कि गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, उसे भी कहते हैं गुदड़ी का लाल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 24 देखते हैं। 24 का जवाब क्या होगा ये समझते हैं। गणेश शब्द का पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द किसको कहते हैं? जिसका अर्थ समान हो, मतलब वैसे शब्द जिसका अर्थ हमेशा बराबर हो, एक ही अर्थ के रूप में जाने जाते हो, वैसे शब्द को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो गणेश को और किस नाम से जाना जाता है? तो लंबोदर, जिनका उदय लंबा हो अर्थात जिनका नाक बड़ा हो उसको हम लंबोदर कहते हैं। तो यह कहानी हमारे ए ऑप्शन को जाता है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए 25 को देख लेते हैं। 25 है हमारे पास कि प्रतिदिन शब्द कौन समास है। तो याद कीजिए, हम आपको एक स्पेशल ट्रिक बता चुके हैं कि अगर प्रति शब्द लिखा हुआ मिल जाए किसी समास के पहले अर्थात शब्द के पहले, तो वह कौन सा समास होगा? तो वो अव्ययी भाव समास होगा। एकदम एकदम करेक्ट है ये। और ये भी हम आपको इसका डिफिनेशन बता चुके हैं कि अव्ययी भाव समास किसको कहते हैं? तो अव्ययी भाव समास बोला जाता है वैसे समास को जिसका पहला जो पद होता है वो प्रधान होता है। मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 26 यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद। तो देखिए यशोदा और यशोधरा ये दोनों तरीके से एकदम चलता है। यशोदा, यशोदा का भी होता है यशः जोड़ दा, तो यशोधरा का हो जाएगा यशः जोड़ धरा। मतलब ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा, क्योंकि ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। 27 देखते हैं। 27 से कि इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है इस प्रश्न में। पहला है शब्द तो केवल संकेत मात्र है। चलिए आगे पढ़ते हैं। शब्द तो केवल संकेत है, शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है। अब देखिए इसमें एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है आपको इस वाले पार्ट में, इस वाले भाग में देखिए तो शब्द तो केवल संकेत मात्र है। तो जब मात्र आ गया तो केवल नहीं होना चाहिए था, जब केवल आ गया तो मात्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों का अर्थ तो सेम होता है। अब इस वाले में देखिए ऐसा कुछ नहीं है, तो हम कहेंगे यही सही होगा। और इसमें भी केवल और मात्र दोनों एक साथ आ गया, तो मतलब इस प्रश्न का मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जब शुद्ध वाक्य की पहचाननी होती हो तो उसमें जो एक साथ एक समान शब्द के अर्थ वाले आ जाते हैं तो उनका ही चयन किया जाता है, वो गलत कर देते हैं सवाल को। 28 देखिए। कवि घनानंद किस बादशाह के यहां मीर मुंशी का काम करते थे? मतलब घनानंद किस बादशाह के यहां मीर मुंशी का काम करते थे, ये इस प्रश्न में बताना है। तो इससे 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद साद रंगीले। ऑप्शन बी जो होगा इस 28 का राइट आंसर होगा। 29 देख लीजिए। जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था, जिसके बारे में आप लोग काफी ज्यादा प्रचलित कहानी पढ़े होंगे कि सुमित्रानंद पंत जी जो थे उनके 6 घंटे बाद जन्म हुआ था और 6 घंटे के बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया था। लेकिन फिर भी
वो अपने बदौलत अपने कलम के मदद से इस इतिहास को रच दिए और एक बड़े एक लेखक के रूप में जाने गए। इसलिए इसका राइट आंसर हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी को। सुमित्रानंद पंथी जी को एक बार सलाम जरूर करना चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों को गुदड़ी का लाल भी बोला जाता है। 30 देखते हैं। फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है, यह बताना है। जनतंत्र का जन्म, स्वदेशी, हिरोशिमा या फिर भारत माता। तो आप आपको बताते हैं कि फाड़वे और हल राजदंड बनाने को है, ये जो कहानी है ये मुख्य रूप से कहा गया है जनतंत्र का जन्म से, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 31 देखिए। 31 आपके सामने कि एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है। देखिए कवि का नाम याद होगा तो आराम से इसमें 1 नंबर मिल जाएगा आपको। किसी प्रकार का कोई एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटेगा, इसलिए वीडियो को जरूर देख लीजिएगा जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। और इस चैनल पर जो भी आपको बताया जाता है, हम पहले भी बता चुके हैं, ये 100% शुद्ध बताया जाता है। तो चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग को ऐसे शुद्ध जानकारी आराम से और आसानी से प्राप्त हो सके। एक वृक्ष की हत्या, तो इस हत्या का श्रेय जाता है कुंवर नारायण को, मतलब इसकी रचना का श्रेय जाता है कुंवर नारायण जी को। ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 32 देख लेते हैं। 32 हमारे सामने है कि वीरेन डगवाल का पहला कविता संग्रह कौन सा है, यह बताना है इस प्रश्न में। तो वीरेन डगवाल जी का जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आपका इसी दुनिया में। काफी अच्छा और काफी अच्छा कहानी कविता लगता है हमें। इसी दुनिया में सारे चीज को दिखा देना है, भुकत जाना है। 33 देखते हैं। प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है, मतलब किन कवि के पास प्रकृति सौंदर्य, मतलब सौंदर्य की प्रकृति का श्रेय उनको ज्यादा जाता है। मतलब उनके प्रत्येक कविता में सौंदर्य, जो प्रकृति की सुंदरता है उसकी व्याख्या मिलती है। तो ऐसा देखने को मिलता है किसमें, सुमित्रानंद पंत जी की कहानी में। मतलब इसकी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 34 देखते हैं। 34 है कि किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निगुर ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया, यह भी आपको बताना है इस कवि के बारे में। तो ऐसे कवि जो महान कवि के रूप में जाने गए उनका नाम था गुरु नानक जी। मतलब गुरु नानक के द्वारा ऐसा किया गया था। मतलब ऑप्शन डी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 35 देख लीजिए। 35 हमारे सामने क्वेश्चन है कि नगर संवेदना के कवि कौन है। देखिए ये भी कवि के नाम आपको पूछ दिया गया। कवि के नाम देखिए 3 प्रश्न तो आपको ऐसे ही मिल गए। हम आपको पक्का चैलेंज करते हैं कि लेखक और लेखिका का नाम याद कर लीजिएगा ना, तो आपको 10 से 15 नंबर आराम से अपने एग्जामिनेशन में मिल ही जाएगा। तो नगर संवेदना के कवि कौन है, तो नगर संवेदना के कवि हैं कुंवर नारायण जी, ऑप्शन सी के साथ। चलिए इस प्रश्न को भी जल्दी से बढ़ा लेते हैं आगे। 36 देखिए। 36 का जवाब ढूंढिए कि 36 का जवाब क्या होगा। दुर्दांत मानवीय विभीषणका का चित्रण करने वाली कविता कौन है, तो ऐसी कविता जो है इसका नाम है भारत माता। ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 37 देखिए। 37 के गुरु नानक के पद हैं। गुरु नानक के पद कैसे हैं, वो कैसे गीत या कैसे कवि के लेखक है, ये इसमें आपको बताना है। तो गुरु नानक जो है वो ज्यादातर प्रेम और भक्ति के गुणगान करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम और भक्ति के मधुर गीत। 38 देखते हैं। 38 आपके सामने है प्रश्न कि रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है, मतलब कहां किया गया है यह बताना है। तो यह किया गया है सरयो में, मतलब ऑप्शन डी जो होगा इससे 38 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 39 में। 39 को देख लेते हैं 39 का जवाब होता क्या है। ये सारे वायरल क्वेश्चन हैं, इसलिए इस वायरल क्वेश्चन को इग्नोर तो आप एकदम नहीं करेंगे। एकदम अगर एक बार में समझ में नहीं आया दोबारा देखिए, एकदम रट के जाइए। 22 फरवरी का एग्जाम सुपर से भी ऊपर होगा। कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है। प्रेमघन के द्वारा रचना जो है किस भाषा में होता है, तो वो वज्र भाषा और अवधी में ज्यादा अपनी कविताओं को लिखते थे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा वज्र भाषा और अवधी।
40 देखिए, 40 है कि स्वर्ण किरण किस कविता या किस कवि की रचना है? स्वर्ण किरण। देखिए चौथा क्वेश्चन ऐसा आ गया। 4 प्रश्न तो आपको मिल गए एकदम, इसका भी जवाब आपको जब पता होगा, नहीं पता है बताते हैं, सुमित्रानंद पंत जी का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 41 देखते हैं। 41 हमारे सामने प्रश्न है कि आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया? देखिए ये भी 5वां क्वेश्चन, गिनाते जा रहे कितने क्वेश्चन आपको मिल जा रहे हैं। आत्मजयी नामक प्रबंध जो है इसके लेखक कौन है, सॉरी कवि कौन है? तो इसके कवि जो है आपके वो है कुंवर नारायण जी। ऑप्शन सी जो होगा इस 41 का सही आंसर होगा। 42 देख लीजिए। 42 है कि आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, मतलब आधुनिक साहित्य में सबसे बड़े प्रतिभावान कौन थे ये बताना इसमें। तो 42 का आपका राइट आंसर होगा साहिवात्स्यायन, जिनका शॉर्ट नाम मिलता है कभी कभी आपको अगे, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 43 देखते हैं। 43 आपके सामने प्रश्न है कि किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? मतलब पहली बार अस्पताल का विरोध, हमेशा अस्पताल का विरोध करती थी, लेकिन पहली बार जब उसे बुखार लगा था तो वो अस्पताल का विरोध की थी, और वो कौन थी? तो मां थी। मतलब ऑप्शन डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और वो 11:15 बजे अपने घर पहुंची थी, ये भी अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ चुके होंगे। चलिए 44 देखिए, आ गया 44, सेम वही क्वेश्चन आ गया जो अभी हम आपको बताएं। मां रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई थी? इसका जवाब तो अभी मिल गया, 11:15 बजे। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 45 देख लेते हैं। गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? मतलब कौन व्यक्ति था जो हमेशा लगातार जो है मना करने के बाद भी जुआ खेलता रहता था? ऐसा व्यक्ति कौन था ये इस प्रश्न में आपको बताना है। तो ऐसा जो था वो रगप्पा था, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लोग उसे मना करते थे लेकिन फिर भी वो जुआ खेलता था। 46 मिलाइए। 46 का जवाब क्या होता है? सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथनाकार हैं? मतलब सात कोड़ी होता ये किस भाषा में लिखी गई है ये आपको बताना है इस 46 नंबर में। तो ये आपका लिखा गया है उड़िया में, मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सात कोड़ी होता जो है उड़िया में लिखा गया है। 47 मिलाइए। 47 का जवाब क्या होता है? देवी नदी बांध नीचे किसका घर था? देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था ये बताना है। तो देवी नदी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 48 देखते हैं। 48 आपके सामने है कि मग्गू की अलावा मां की कितनी संतानें? देखिए काफी बेवकूफ बनाने वाला क्वेश्चन। मां की कितनी संतानें थे अगर ये पूछ देता जवाब अलग, लेकिन यहां पूछ दिया कि मग्गू की अलावा, मंगू जो था उसके अलावा, मंगू तो एक हो गए, उसके अलावा कितनी थी? तो उसके अलावा 3 थी, मतलब मां के कुल 4 संतानें थी। मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 49 देख लीजिए। 49 आपके सामने है कि किसने सीता का रसमलाई भेजी थी? मतलब किसने सीता को रसमलाई भेजी थी ये बताना है। ये सारे आपके पाठ्य पुस्तक पर हैं और हम पहले बता चुके हैं कि 10 से 15 क्वेश्चन आपको पाठ्य पुस्तक में एकदम मिल जाएंगे। लेखक का नाम याद कीजिए और पाठ को पढ़ लीजिए, आपको 30 से 40 प्रश्न आराम से मिल जाते हैं टोटल 100 क्वेश्चन में। एकदम मेरा पक्का चैलेंज है। और लेखक का नाम याद कर लिए तो 10 से 15। इसके लिए हम आपको फिर से एक बार बता दें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आप जाके उसे देख सकते हैं और देख के लेखक का नाम इसे रट्टा मार सकते हैं। एक ट्रिक के द्वारा आपको वो समझाया गया है। तो रसमलाई किसने सीता को भेजा था? तो रसमलाई भेजने का श्रेय जाता है नारायण भेजे थे, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का स्पेशल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचाने का कार्य करता है आपका ये चैनल गुरु आर्यभट्ट। और जो भी यहां बताया जाता है वो 100% शुद्ध और सटीक बताया जाता है। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर कीजिए, ताकि आपके इस लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और हम इसी तरीके के अच्छे वीडियो आपको लिए लाते रहें। सीता के लिए बड़े लड़के का नाम क्या था? सीता के बड़े लड़के का नाम बताना है। तो सीता के बड़े लड़के का नाम था कैलाश, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
तो इस वायरल क्वेश्चन में मेरे पास 50 प्रश्न ही आए थे, जिसका हम सटीक और सरल जवाब आपको बता दिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ पुनः हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक सभी को वंदे मातरम।